हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दी एजुकेट। और आज हम करेंगे मैथ्स पेडागोजी की क्वेश्चन सीरीज में अपनी छठी वीडियो को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टॉप 15 क्वेश्चंस जो कि आपके सीटेट जुलाई 2020 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन 15 क्वेश्चंस को पीडीएफ में चाहते हैं तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। और अगर अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा गणित शिक्षण की श्रेष्ठ विधि है। यानी अगर आप ज्योमेट्री पढ़ा रहे हो तो ज्योमेट्री पढ़ाने में सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होगा ज्योमेट्री पढ़ाने का। तो इसके अंदर ऑप्शन देख लेते हैं क्या लिखा है भाई। खेलकूद विधि, अभ्यास विधि, सूत्र विधि या प्रदर्शन विधि। तो हम इस बात को ध्यान रखेंगे जब हम रेखा गणित पढ़ा रहे होते हैं। रेखा गणित यानी लाइन खींचने वाली एक ऐसी गणित जिसे हम सिर्फ खेल कूद या अभ्यास या सूत्र से नहीं बल्कि सिर्फ प्रदर्शन से ही अच्छे से पढ़ा सकते हैं। क्योंकि जब हम प्रदर्शित करेंगे, डिस्प्ले करेंगे हर चीज़ को कि ये वाली रेखा है, ये वाली रेखा है, कोण इस तरीके से बनता है, तो इसको प्रदर्शन डिस्प्ले मेथड कहते हैं। तो यही ऑप्शन रेखा गणित के लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। निम्नलिखित में से मुद्रा का योग का कौशल पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति कौन सी है। यानी ये पूछ रहे हैं कि जब हम ये मनी एडिशन पढ़ा रहे हैं यानी एडिशन ऑफ मनी पढ़ा रहे होते हैं तो सबसे अच्छी विधि इसमें कौन सी होगी। ऑप्शन इन्होंने दे रखे हैं, रोल प्ले, मॉडलों का प्रयोग, बहुत सारी समस्याएं प्रश्न हल करना, या फिर आपका यूज ऑफ आईसीटी यानी आईसीटी का यूज करना। आईसीटी होता है इंफॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो अगर हम बात करेंगे कि भाई एडिशन ऑफ मनी यानी मनी को कैसे जोड़ें, कैसे घटाएं, ये सब इस सब का बहुत बेहतरीन मेथड होता है आपका रोल प्ले मेथड। यानी जब छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें क्या बोल दिया जाता है कि भाई आप दुकानदार बन जाइए, आप खरीदने वाले बन जाइए। आपके पास अगर 10 रुपए हैं तो 10 रुपए के आपने और कोई चीज़ बेच दी तो 10 रुपए आपके पास और आ गए, तो आपके पास कितने रुपए हो गए, 20 रुपए हो गए। तो ऐसे रोल प्ले करके बच्चों को समझाया जाता है कि मनी का एडिशन क्या होता है, मनी का सब्सट्रैक्शन क्या होता है, घटाना क्या होता है, योग क्या होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें सबसे अच्छी जो है रोल प्ले से ही समझाई जा सकती हैं, स्पेशली छोटे बच्चों को जो प्राइमरी लेवल पर पढ़ रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन अक्षरों में क्षेत्रित और ऊर्ध्वाधर समिति दोनों की रेखाएं हैं। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स हैव बोथ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस ऑफ सिमेट्री। इसका मतलब समझ लेंगे पहले क्या है ये। देखिए, हमें पता है कि ये आपकी क्या है, ये आपकी वर्टिकल है, ठीक है, ये आपकी हॉरिजेंटल लाइन है, ठीक है। अगर इन लाइन पर एक कौन सा वो लेटर्स है जो कि सिमेट्री पैदा करता है। सिमेट्री पैदा करना क्या, यानी सिमेट्री होता है एक जैसा। यानी ये लाइन लगने के बाद चाहे वो हॉरिजेंटल लाइन लगे उस पर, चाहे फिर वो वर्टिकल लाइन लगे, तो ये दोनों में से कोई भी लाइन लगे तो वो आधे आधे हो जाए और सिमेट्री हो जाए। सिमेट्री यानी आधे आधे एक से हो जाए। तो वो बस सिर्फ कौन सा है, एक्स ही है वो। क्योंकि मान लीजिए एक्स को हम देखो अगर हॉरिजेंटल लाइन से क्रॉस करते हैं तो देखेंगे ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा ये सिमेट्री में है या नहीं, यानी ये भी सेम है और ये भी सेम है। सेम चीज हम क्या कर सकते हैं एक्स में, देखिए अगर हम वर्टिकल लाइन रखेंगे तो फिर देखिए ये वाला हिस्सा अब ये वाला हिस्सा सेम हो गया। तो बस ये यही पूछ रहा है कि कौन सा अक्षर ऐसा है या कौन सा लेटर ऐसा है जो हॉरिजेंटल हो या वर्टिकल लाइन हो वो सिमेट्री देता हो। तो सिमेट्री फिर कौन देगा, वो एक्स ही देगा। तो ऑप्शन आपका इसमें एक्स होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। यानी जब हम मैथमेटिक्स पढ़ा रहे होते हैं, मैथमेटिक्स को यानी अच्छी मैथमेटिक्स पढ़ा रहे होते हैं, उसकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो चलिए देखें, हम ऑप्शन पढ़ते हैं। एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोर से पालन करना। नंबर बी है इसमें छात्रों की त्रुटि के प्रतिरूप पर केंद्रित होना। सी है इसका ऑप्शन प्रतिदिन के अनुभवों के साथ संबंध स्थापित करना। फिर चौथा ऑप्शन है आपके पास एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षणों का अधिगमों का प्रयोग करना। अगर देखिए मैं आपको बता दूं कि ये भी विशेषता है, क्योंकि विभिन्न यानी एक क्वेश्चन के डिफरेंट आंसर होना या डिफरेंट तरीके से एक क्वेश्चन को करना, ये मैथ्स का
बहुत अच्छी विशेषता है, यानी बहुत मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। और मैथ्स की कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि हमारे प्रतिदिन हमारे जो अनुभव होते हैं, यानी जीवन के जो अनुभव होते हैं उससे संबंध बनाना मैथ्स का ये भी है। और छात्रों की त्रुटि पर केंद्र करना भी ये भी विशेषता है मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स की विशेषता क्या है, क्या नहीं है, वो ये है ऑप्शन ए। क्योंकि मैथमेटिक्स का कोई रिलेशन नहीं है कि आप बिल्कुल कठोर समय पे क्लास चालू करो, कठोर समय पर क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखिए ना स्ट्रिक्ट टाइम रूल्स या स्ट्रिक्ट रूल्स बना देना, उससे बच्चा और घबरा जाता है और सीख नहीं पाता है। तो ये ऑप्शन होगा, यही विशेषता नहीं है किसकी, यानी मैथमेटिक्स पढ़ाने की ये विशेषता नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावशाली योजना नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू असेस प्राइमरी लेवल स्टूडेंट्स लर्निंग इन मैथमेटिक्स। यानी अगर आपको क्या बच्चे की मैथमेटिक्स लर्निंग को असेस करना है, यानी उसका मूल्यांकन करना है, तो उसमें कौन सी इफेक्टिव स्ट्रेटेजी नहीं होगी। नंबर ए है आपका ऑप्शन ए, विद्यार्थियों की त्रुटि को जानकर उनके तर्क का विश्लेषण करना। तो ये तो सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी है, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं हम। ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए जिनमें एक से अधिक स्तर के उत्तर प्राप्त हो सके, ये भी बहुत स्ट्रेटेजी अच्छी है। ये हमने पहले ही बताया कि जब एक से ज़्यादा उत्तर होंगे, एक से ज़्यादा स्ट्रेटेजी होंगी एक क्वेश्चन को करने की, वो मैथमेटिक्स की सबसे अच्छी है, आपकी कैरेक्टरिस्टिक मानी जाती है और इफेक्टिव लर्निंग ऑफ स्ट्रेटेजी है। फिर है आपका मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग करना, इसे अभी दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं। ऐसे कार्यों की अधिकल्पना की जाए कि यंत्रवत रटने और संकल्पना की समझ में अंतर किया जा सके, ये भी है। ये भी एक अच्छी स्ट्रेटेजी है कि बच्चे को बताया जाए कि भाई रटना क्या होता है और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, देना रूट मेमोराइजेशन और कंसेप्चुअल लर्निंग यानी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस बताना, ये भी है। तो फिर यही आपका सी ऑप्शन होगा, यही आपकी अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है कि यूजिंग प्राइमरी ग्रुप एडमिनिस्ट्रेड टास्क, यानी समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए, यानी समूह बना लिया जाए। समूह बनाना ठीक नहीं होगा बच्चे की मैथमेटिक्स की वो मूल्यांकन करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। दो दशमलव वाली संख्याओं के गुणन जैसे कि 0.3 इंटू 0.2 इज इक्वल टू 0.06 की संकल्पना को समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम साधन उचित है। तो ये पूछ रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन के लिए ये हम अगर डेसिमल की, यानी जो चीज़ें जो नंबर पॉइंट के अंदर होते हैं उनकी अगर हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है तो कौन सा मेथड ठीक रहेगा। मैं आपको बता दूं कि जो टेलर अबेकस का मेथड होता है वो काउंटिंग करने के लिए होता है, वो मल्टीप्लिकेशन के लिए होता ही नहीं है। चार्ट संख्या भी काउंटिंग करने के लिए होती है, और डीन्स ब्लॉक जो होते हैं वो फ्रैक्शन के लिए यूज होता है, यानी फ्रैक्शन का इस्तेमाल, यानी फ्रैक्शन को जानने के लिए डीन ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ग्राफ पेपर एक ऐसे है जो बहुत ही आसान तरीके से मल्टीप्लिकेशन की जाती है, यानी ग्राफ पेपर की सहायता से जो डेसिमल्स होते हैं उनके डेसिमल्स की मल्टीप्लिकेशन की जाती है, यही सबसे बेस्ट मेथड होता है इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ यानी सन 2005 के अनुशंसा यानी अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ एनसीएफ 2005 प्राइमरी स्कूल मैथमेटिक्स करिकुलम शुड, यानी ये कह रहे हैं कि एनसीएफ की रिकमेंडेशन क्या है, मैथमेटिक्स का करिकुलम कैसा होना चाहिए। नंबर ए है इसके अंदर, कार्यविधिक ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है इसके अंदर, गणितीय संकल्पनाओं में कठोरता देने वाला होना चाहिए, छात्रों को प्रगामी गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए, छात्रों के प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित होना चाहिए। यानी ये आपसे क्वेश्चन में जो पूछा गया कि रिकमेंडेशन क्या दी गई है, तो रिकमेंडेशन हमेशा इस बात को ध्यान रखना, एनसीएफ ने जो रिकमेंडेशन दी है वो ये दी है कि छात्रों के प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित होना चाहिए, यानी मैथमेटिक्स ऐसा होना चाहिए कि उनकी लाइफ से रिलेट करे, ये नहीं कि उनकी लाइफ से ऐसा मैथमेटिक्स उन्हें पढ़ाया जा रहा है जो उनकी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
वैन हीले के स्तर जिस विकास की अवस्था का संकेत करते हैं वो है, यानी वैन हीले के जो लेवल दिए हैं वो किस बारे में दिए हैं। देखिए हमने इसके बारे में पहले भी बात की थी, जो ज्यामितीय चिंतन यानी ज्योमेट्रिक थिंकिंग के बारे में वैन हीले ने अपने कह सकते हैं कि कुछ स्तर दिए हैं, कुछ स्टेजेस दिए हैं, जो मैंने आपको पहले ही बताए थे। ये रहे कि एक होता है पहला दृश्य, दूसरा होता है विश्लेषण, ये फिर आपका तीसरा अमूर्त, चौथा निगमन और पांचवा होता है कठोरता। तो दृश्य यानी विजुअलाइजेशन, विजुअलाइज करता है बच्चा, समझता है, इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं वैन हीले के स्टेजेस के बारे में। फिर विश्लेषण करता है, फिर अमूर्त को समझता है, फिर निगमन यानी डिडक्शन समझता है, फिर कठोरता को समझता है। तो इस तरीके से ज्योमेट्री थिंकिंग के स्टेजेस हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से समुच्चयों में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी इन मैथमेटिक्स, यानी मैथमेटिक्स को सॉल्व करने के लिए कौन सी अच्छी विधि मानी जा सकती है। ये ऑप्शन में आपके दे रखा है इन्होंने। सब विवेचन करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूपण देना। ठीक है, ये देखो रीजनिंग यूजिंग वेरिएबल्स एंड लुक फॉर अ पैटर्न, यही मेथड है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज इन मैथमेटिक्स होता है, क्योंकि ड्राइंग का कोई मतलब नहीं होता है, कंठस्थ करना यानी मेमोराइजेशन का कोई मैथमेटिक्स से कोई मतलब नहीं होता है, और जहां जहां मेमोराइजेशन आएगा वहां वहां मैथमेटिक्स का कोई काम नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापक कक्षा 4 के छात्रों को निम्नलिखित कार्य देता है। क्या कार्य देता है कि 25 टाइल को सभी संभव आयताकार वेहों में व्यवस्थित करें, यानी उन्हें बता दिया कि अरेंज 25 टाइल्स इन ऑल पॉसिबल रेक्टेंगुलर एरेज, यानी उन्हें 25 टाइल्स को रेक्टेंगुलर एरेज में स्थापित करना है। इस कार्यों को निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय अवधारणा को संबोधित किया जा सकता है, यानी ये काम करते हुए बच्चा क्या क्या सीखेगा। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना है, जब वो बोल रहा है कि रेक्टेंगुलर एराज, यानी रेक्टेंगुलर होता है भाई ये, इसके अंदर टाइल्स 25 रखने हैं उसे, तो हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये है 2D, और सब ऑप्शन में देखो इन्होंने, अगर ऑप्शन देखा जाए तो इस ऑप्शन में वॉल्यूम दे रखा है, इसमें भी दे रखा है और इसमें भी दे रखा है वॉल्यूम, और वॉल्यूम 2D में आता नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन बचा, ऑप्शन ए बचा, यानी क्षेत्रफल, गुणनफल और परिमाप। क्योंकि अगर हम बात करेंगे जब वो अरेंज करेगा तो वो क्षेत्रफल को भी समझेगा, गुणनफल यानी फैक्टर्स क्या होते हैं उसके बारे में भी समझेगा, और परिमाप यानी पैरामीटर क्या होता है उसके बारे में भी समझेगा। लेकिन आयतन के बारे में वो नहीं समझ पाएगा, क्योंकि आयतन जो होता है वो 3D में होता है। आपका सॉलिड मेंसुरेशन जो होती है उसके अंदर आता है क्या, आयतन यानी वॉल्यूम। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय के बारे में सही कथन पहचानिए, यानी सही कथन कौन सा है इस बारे में आपको बताना है पियाजे के अनुसार। सबसे पहले पियाजे के अनुसार मैं कंसेप्ट बता देता हूँ कि पियाजा कहते हैं कि पहले बच्चा मूर्त से अमूर्त की तरफ जाता है, यानी कॉन्क्रीट चीजें पहले समझ पाता है और एब्स्ट्रैक्ट चीजें बाद में। कॉन्क्रीट यानी मूर्त से अमूर्त की तरफ, यानी कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ वो जाता है। तो अगर हम बात करेंगे तो यही होगा। देखिए, कंजर्वेशन ऑफ वेट इज ग्रेप्ड बिफोर कंजर्वेशन ऑफ नंबर, और कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम इज ग्रेस्ड बिफोर कंजर्वेशन ऑफ मास, या कंजर्वेशन ऑफ लेंथ इज ग्रेस्ड बिफोर कंजर्वेशन ऑफ नंबर, या फिर कंजर्वेशन ऑफ वेट इज ग्रेस्ड बिफोर कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम। तो ऑप्शन इसका डी ठीक होगा। भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है, यानी अगर आप बात करेंगे बच्चा वेट को पहले समझ जाएगा, क्योंकि वेट जो है वो ज्यादा कॉन्क्रीट है, ठोस है, समझ में आने वाली चीज है। लेकिन वॉल्यूम जो होता है वो एब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त कंसेप्ट है। तो पहले वो उसको समझेगा, किसको समझेगा, पहले समझेगा किसे, वो पहले वेट को, वजन को समझेगा, फिर समझेगा कि भाई इसका वॉल्यूम क्या है। और भी ऑप्शंस इसमें नहीं, बिल्कुल गलत दे रखे हैं, क्योंकि पहले वो आयतन की संरक्षण नहीं समझेगा, भार के संरक्षण की समझ संख्याओं के, ये भी बिल्कुल गलत। तो ये संख्याएं पंख्याएं सब क्या होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट होती हैं। लेकिन भार जो होता है, वेट जो होता है, हमेशा इस बात को ध्यान रखना, वेट का रिलेशन आयतन से ही होता है, क्योंकि आपस में बहुत ज्यादा को रिलेट हैं। तो पहले वेट समझेगा फिर आयतन समझेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है, यानी कौन सा मैथमेटिकल प्रोसेस नहीं है, इस पर हम देखेंगे। देखिए, विजुअलाइजेशन तो है ही, और एस्टिमेशन आकलन करना, और ट्रांसपोजिशन यानी एक चीज से दूसरी चीज बदलना, ये भी मैथमेटिकल प्रोसेस है। लेकिन मैंने आपको बताया मेमोराइजेशन से मैथमेटिक्स से कोई मतलब है नहीं, तो मेमोराइजेशन तो कहीं पर भी आ जाए तो मैथमेटिक्स से उसका कोई रिलेशन
होगा ही नहीं, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। सांख्यिक और संख्या के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग न्यूमरल और नंबर, यानी न्यूमरल और नंबर के हिसाब से कौन सा कथन ठीक होगा। ए, संख्या एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नंबर इज अ सिंबल यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ नंबर। हाँ बिल्कुल ठीक बात है ये, कि ये जो नंबर होता है हमारा, ये एक सिंबल होता है नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। दूसरा ऑप्शन इन्होंने दे रखा है क्या, एक संख्या को विभिन्न संख्याओं द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, यानी सेम नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट न्यूमेरल। ये भी बात बिल्कुल ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शन आपके ठीक होंगे। तो सी इसका ऑप्शन ठीक होगा, ए और बी दोनों ही शुद्ध हैं, यानी ए और बी दोनों ही करेक्ट हैं, क्योंकि एक नंबर से बहुत सारे न्यूमेरल्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और एक न्यूमेरल जो होता है इज अ सिंबल टू रिप्रेजेंट अ नंबर। बिल्कुल ठीक, दोनों ऑप्शन ठीक होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू अर्ली नंबर कंसेप्ट। देखिए अर्ली नंबर कंसेप्ट के बारे में अगर हम बात बताएं तो इसके ये जो मापन है यानी मेजरमेंट है, ये कोई नंबर कंसेप्ट में नहीं आता, वरना क्लास इंक्लूजन, कंजर्वेशन और क्लासिफिकेशन ये सब नंबर कंसेप्ट के भाग हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टि बाधित छात्रों की आवश्यकता को पूरा कैसे करेंगे, यानी हाउ विल यू कैटर, हाँ भाई, हाउ विल यू कैटर टू द नीड्स ऑफ विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास रूम इन इंक्लूसिव स्कूल। यानी अगर आप इनका इंक्लूसिव स्कूल है और बच्चे आपके दृष्टि बाधित हैं, यानी देखने के लिए वो देख नहीं सकते या कम दिखता है उन्हें, तो आप कैसे उन्हें क्लासरूम में हैंडल करेंगे। यूज ऑल्टरनेटिव टीचिंग लर्निंग मेथड एंड रिसोर्सेज, सेंड देम टू स्पेशल एजुकेटर, प्रोवाइड देम एन एक्स्ट्रा टाइम फॉर प्रैक्टिस, और या मेक देम सिट विद हाई अचीव्स। तो अगर हम बात करेंगे तो कैसे समझ में आएगा, हम कैसे समझेंगे कहाँ पे कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक होगा। तो सही ऑप्शन इसका है क्या, कि भाई वो यूज ऑल्टरनेट टीचिंग लर्निंग मेथड, यानी शिक्षण अधिगम के वैकल्पिक प्रणालियों और या साधनों का प्रयोग करें उन बच्चों के लिए, क्योंकि जो विजुअली डिसेबल्ड होते हैं उनके लिए बहुत अलग तरीके की रिसोर्सेज होते हैं, अलग तरीके के स्टडी मटेरियल आते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया था, जो आपके विजुअली चैलेंज्ड होते हैं तो इन बच्चों के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाया वो किया जाता है, एक्स्ट्रा लर्निंग होती है इनकी, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।